हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में स्वर टॉपिक को कंप्लीट किया है और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यंजन को, जो कि वर्ड का दूसरा प्रकार है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि व्यंजन होता क्या है। ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य वर्ड की आवश्यकता पड़ती है, अन्य वर्ड यानी कि स्वर की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो क्या कहलाएगा? व्यंजन कहलाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें क, और इस क का अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? क धन अ। और इस क का उच्चारण तभी किया जा सकता है जब इसके साथ स्वर को शामिल किया जाए। इस क का उच्चारण करना पॉसिबल नहीं है जब तक कि इसके साथ स्वर न शामिल हो। जब स्वर को शामिल किया जाएगा तभी इस व्यंजन का उच्चारण संभव है। यानी कि यहाँ से परिभाषा क्या है कि ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण करने के लिए अन्य वर्ड की आवश्यकता पड़ती है, अन्य वर्ड की आवश्यकता पड़ती है, वे क्या कहलाएंगे? व्यंजन कहलाएंगे। अब यहाँ पे हम देखिए, अगर पूछा जाए आपसे कि कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो जब कुल व्यंजनों की संख्या की बात की जाए तो कितनी है? 39। कुल व्यंजनों की संख्या जब आपसे कुल व्यंजनों की संख्या की बात की जाएगी तो कितनी होगी? 39। लेकिन जब आपसे बात की जाए परंपरागत व्यंजनों की संख्या कितनी है, परंपरागत व्यंजनों की संख्या तो कितनी हो जाएगी? 33। परंपरागत कहने का मतलब यहाँ पे क्या है? यानी कि जो प्राचीन समय से, पुराने समय से जो चली आ रही है, जितने व्यंजनों को मान्यता दिया गया है वो क्या है? परंपरागत व्यंजन। और कितने हैं टोटल? 33। और यहाँ पे क से ह तक, केवल क से लेकर ह तक के व्यंजनों को ही शामिल किया गया है। और इसमें जो 39 व्यंजन है, इसमें जो है 25 स्पर्श व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 2 द्विगुण व्यंजन, और 4 संयुक्त व्यंजन। यानी कि ये जो 39 व्यंजन है, इसमें 25 स्पर्श व्यंजन को शामिल किया गया है, जो कि हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे कि स्पर्श व्यंजन होता क्या है। फिर 4 ऊष्म व्यंजन को शामिल किया गया है, 4 अंतस्थ व्यंजन को, 2 द्विगुण व्यंजन को और 4 संयुक्त व्यंजन को शामिल किया गया है। और जब आपसे परीक्षा में पूछा जाए परंपरागत व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 33 है, क से लेकर ह तक। तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं इस चार्ट में ना, ये चार्ट में देखते हैं कि जो ये क्या है? वर्ग है, जिसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग लिखा गया है। जब हम इस तरीके से चलेंगे तो यहाँ ये क्या होगा? क वर्ग होगा। इसके नीचे जब ऐसे जाएंगे तो ये च वर्ग होगा, ये क्या होगा? ट वर्ग, ये होगा त वर्ग, और ये क्या हो जाएगा? प वर्ग होगा। और जब हम इस तरीके से चलेंगे तो ये क्या होगा? हमारा प्रथम वर्ण होगा, ये द्वितीय वर्ण होगा, ये तृतीय वर्ण होगा, ये चतुर्थ, और ये क्या होगा? पंचम वर्ण होगा।
ठीक है। अब हम यहाँ पे ये जो हमारा पंचम वर्ण है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? पंचमाक्षर के नाम से जाना जाता है, नासिक व्यंजन के नाम से जाना जाता है और अनुनासिक व्यंजन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि जैसे निम्न में से कौन सा नासिक व्यंजन है? ऑप्शन में कुछ भी दिया जा सकता है, इय, क, म, च, तो उसमें क्या हो जाएगा? इय, क्योंकि ये जो पंचम वर्ण है उसे पंचमाक्षर नासिक व्यंजन और अनुनासिक व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब यहाँ से जो मैंने ये व्यंजन लिखा है और इसके नीचे जो मैंने हल लगाया है, तो आपके दिमाग में शायद ये डाउट चल रहा होगा कि इसके नीचे ये मैंने हलंत क्यों लगाया है। ठीक है। तो अगर अभी जस्ट मैंने आपको क्या बताया कि जो व्यंजन है उसका उच्चारण करने के लिए हम क्या करते हैं? स्वर की सहायता लेते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि हम लोग को क्या पढ़ना है? व्यंजन पढ़ना है। तो ये व्यंजन का जो है वास्तविक रूप है, इसे हम इस रूप में ही लिखते हैं, हम इसे इस रूप में ही लिखते हैं। लेकिन जब हमको इसका उच्चारण करना होता है तब हम इसमें क्या करते हैं? अ को जोड़ देते हैं, क्योंकि अ जो होता है अ का कोई मात्रा तो होता नहीं, तो इसके साथ हम क्या करेंगे? इसको जोड़ देते हैं, तब ही इसका उच्चारण किया जा सकता है। अब चूंकि हम लोग व्यंजन पढ़ रहे हैं तो उसका वास्तविक रूप ही लिखकर पढ़ेंगे। ठीक है। अब जैसे हम लोग ये चार्ट के माध्यम से अब हम समझेंगे, अब हम लोग क्या देखते हैं? व्यंजन के प्रकार। तो व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो व्यंजन के प्रकार, यहाँ हम लोग हेडिंग क्या था? व्यंजन के प्रकार। और व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला है स्पर्श व्यंजन, जिनकी कुल संख्या कितनी होती है? 25। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, जिनकी कुल संख्या कितनी होती है? 4। तीसरा है ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या कितनी होती है? 4। चौथा है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। और 5वां है उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, और इनकी संख्या कितनी होती है? 2। और इन टोटल को मिलाकर जो टोटल कुल व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाती है? 39। ठीक है। अब हम लोग यहाँ से स्पर्श व्यंजन देखते हैं क्या होता है। स्पर्श व्यंजन कहने का मतलब क्या है कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए हमारा जो जीभ है वो मुख के किसी न किसी भाग को टच करके निकलेगी, तो वही क्या कहलाता है? स्पर्श व्यंजन कहलाता है। इनकी जो कुल संख्या होती है वो कितनी होती है? 25 होती है। और जो मैंने आपको चार्ट यहाँ पे दिखाया है, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक, यही जो होता है क्या होता है? स्पर्श व्यंजन होता है। ठीक है। अब यहाँ पे साथ ही साथ मैंने इसका उच्चारण स्थान भी लिख दिया है कि जो क वर्ग कहने का मतलब क्या है? क, ख, ग, घ, अंग, इनका जो उच्चारण स्थान है, उच्चारण जो है कहाँ से होता है? तो क वर्ग का जो उच्चारण है वो कहाँ से होता है? कंठ से। क, ख, ग, घ और अंग। और तालु से। च वर्ग का जो उच्चारण होता है कहाँ से होता है? तालु से। ट वर्ग का जो उच्चारण होता है वो कहाँ से होता है? मूर्धा से। और जो त वर्ग का उच्चारण है वो कहाँ से होता है? दंत से। और प वर्ग का जो उच्चारण है वो कहाँ से होता है? ओष्ठ से होता है। तो यहाँ से एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या होती है उसमें उच्चारण स्थान का क्रम क्या होता है। अगर देखा जाए तो स्पर्श व्यंजनों के उच्चारण स्थान में जो ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इसका क्रम इस प्रकार होता है। लेकिन मैंने आपको भी पिछली वीडियो में बताया था जो मानव शरीर होता है उसमें जो इसका क्रम होता है
इस प्रकार से नहीं होता, अलग होता है, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था। अब हम लोग इसके बाद क्या पढ़ेंगे, अंतस्थ व्यंजन पढ़ेंगे। अगर आपसे यहाँ से एक प्रश्न किया जाए कि क्या हिंदी वर्णमाला में यदि संयुक्त व्यंजनों को हटा दिया जाए, संयुक्त व्यंजनों को हटा दिया जाए तो व्यंजनों की संख्या कितनी होगी? तो वर्णों की संख्या कितनी होगी? तो वर्णों की संख्या कितनी होगी? अब यहाँ से अगर आपसे एक प्रश्न किया जाए, हिंदी वर्णमाला में यदि संयुक्त व्यंजन यानी कि कितने थे, 4 थे, उसको अगर हटा दिया जाए तो वर्णों की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन नंबर ए है 35 यानी 35, ऑप्शन नंबर बी है 48, ऑप्शन नंबर सी है 52 और ऑप्शन नंबर डी है 49। तो इसमें से कौन सा सही होगा? अब हमको यहाँ से क्या ये पता है कि ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे कि जो 33 जो हम लोग का 39 जो व्यंजन है उसमें से 4 को घटा देंगे, क्योंकि जो संयुक्त व्यंजनों की संख्या है वो कितनी है, 4, और कितना मारेंगे, ऑप्शन 35। लेकिन ये क्या है, गलत है ना, क्योंकि यहाँ प्रश्न क्या किया जा रहा है कि हिंदी वर्णमाला में अगर संयुक्त अक्षर को हटा दिया जाए, संयुक्त व्यंजन को हटा दिया जाए, तो हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 52। यानी कि जब हम 52 में से 4 को माइनस कर देंगे तो जो वर्णों की संख्या बचेगी वो कितनी हो जाएगी, 48। यानी यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कितना हो जाएगा, 48 होगा। अब जो अगला है हम लोग का क्या है, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, यानी जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच में किया जाए तो वो क्या हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन होगा, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट यहाँ से है कि इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है, इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। और जो अंतस्थ व्यंजन है उसकी कुल संख्या कितनी होती है, 4। कुल संख्या कितनी होती है, 4। कौन कौन सा होता है, य, र, ल और व, ठीक है। अब मैंने अभी क्या कहा कि इन्हें जो होता है अर्धस्वर भी कहा जाता है। अब इसे अर्धस्वर क्यों कहा जाता है हमें ये भी जानना है। तो अगर इस य को और इस व को हम यहाँ पे लें, य और व, ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं जो ये य है इसका जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, ई और ई के साथ जब कोई अन्य स्वर मिलेगा, जब कोई अन्य स्वर मिलता है तो इससे मिलकर क्या बनता है, य बनता है। और जब उ के साथ कोई अन्य स्वर मिलेगा तो क्या बनता है, व बनता है। यानी कहने का मतलब क्या है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब स्वर और स्वर मिल रहे हैं तब किसका निर्माण हो रहा है, व्यंजन का निर्माण हो रहा है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, अर्धस्वर भी कहा जाता है। वैसे हम लोग इसको क्या करेंगे संधि में, जो कि हम लोग का अगला टॉपिक होगा, उसमें हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं, यहाँ साथ ही साथ हम लोग इसका उच्चारण स्थान भी देख लेते हैं।
अब हम क्या देखते हैं यहाँ पे य र ल व, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसका उच्चारण स्थान है, यानी कि जो ये य है उसका उच्चारण कहाँ से होता है, तालु से होता है। जो य है उसका उच्चारण कहाँ से होता है, तालु, यानी इसका जो उच्चारण स्थान होगा वो क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा, और वर्ग क्या हो जाएगा, तालव्य हो जाएगा। र का जो उच्चारण होता है वो कहाँ से होता है, दंतमूल, दंतमूल यानी कि मसुड़े से होता है। ल का भी जो उच्चारण स्थान होता है वो कहाँ से होता है, दंतमूल से होता है। और व का जो उच्चारण है वो होता है दंतोष्ठ, यानी ऊपर के दांत और निचले ओठ से जब हम व को उच्चारित करेंगे तो उसका जो उच्चारण होगा वो दंतोष्ठ से होगा। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जो ये र है, ठीक है, र को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसे जो है लुंठित व्यंजन भी कहा जाता है। लुंठित व्यंजन किसे कहा जाता है, र को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब हम र का उच्चारण करते हैं तो जो हमारी जीभ है वो पीछे की तरफ लुढ़कती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, लुंठित व्यंजन कहा जाता है। साथ ही साथ ये जो ल है इसको क्या कहा जाता है, पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। ये सब जो पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे जो य है और जो व है, इन दोनों को क्या कहा जाता है, अर्ध स्वर कहा जाता है, अर्ध स्वर कहा जाता है। अब हमने अभी देखा कि मैंने अभी बताया कि अंतस्थ जो व्यंजन है उसे भी अर्ध स्वर कहा जाता है, और जो य और व है उसे भी क्या कहा जा रहा है, अर्ध स्वर कहा जा रहा है। तो आपसे एग्जाम में, परीक्षा में दो प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा अर्ध स्वर है, और ऑप्शन में दे दिया जाए अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, स्पर्श व्यंजन और कुछ भी तो वहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन। लेकिन यदि आपसे एग्जाम में इस तरीके से प्रश्न किया जाए कि निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, और ऑप्शन में क्या दे दिया जाए, य व र व फिर व ल या र ल, इस प्रकार से दे दिया जाए तो वहाँ क्या हो जाएगा, य और व। उष्म या संघर्षी व्यंजन, उष्म या संघर्षी व्यंजन, तो उष्म या संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं, यानी ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से, मतलब हमारे मुख के किसी न किसी भाग को जीभ जो है टच करके निकले, रगड़ खा के निकले, और उसमें जो है उष्मा यानी कि गर्मी उत्पन्न हो, तो ऐसे जो व्यंजन होंगे वो क्या हो जाएंगे, उष्म या फिर संघर्षी व्यंजन। तो जो उष्म व्यंजन है उसे संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ कौन कौन से, इनकी कुल संख्या कितनी है, इनकी जो कुल संख्या है वो कितनी है, 4। कौन कौन सा, श, श, स और ह, ठीक है। अब इसके साथ ही साथ हम लोग इसका उच्चारण स्थान भी देख लेते हैं। ठीक है, अब हम इसका क्या देखेंगे, उच्चारण स्थान। श, जो ये स है,
ठीक है। इसका जो उच्चारण है कहाँ से किया जाता है, तालु से किया जाता है। जब हम इसका उच्चारण करेंगे श का, तो ये तालु को टच करेगा, और जब इस स का उच्चारण करेंगे श, तो ये मूर्धा को टच करेगी। सबसे अच्छा उदाहरण है, हम लोग ट बोलकर चेक करें। ट बोलने पर जहाँ जीभ टच कर रहा है वही क्या है, मूर्धा। तो हम जब श बोलेंगे तो जहाँ पे हमारी जीभ टच होगी वो कौन सा श हो जाएगा, मूर्धन्य श हो जाएगा। फिर उसके बाद ये स हो जाएगा, जो कि जिसका उच्चारण कहाँ से होगा, दंत मूल यानी कि मसूड़े से होगा। और जो ये ह है, इसका जो उच्चारण होता है वो कहाँ से होता है, कंठ के भीतर से होता है। यानी जब हम इसका उच्चारण करते हैं, ठीक है, तो कंठ के भीतर से इसका उच्चारण होगा। साथ ही साथ ये जो ह है, इसको क्या कहा जाता है, काकल्य कहा जाता है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ह व्यंजन को क्या कहा जाता है, काकल्य भी कहा जाता है। ठीक है। और पूरा जो उष्म व्यंजन है, इनकी जो कुल संख्या है वो कितनी है, 4 है। ठीक। चौथा क्या है हम लोग का, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, यानी कि जब दो व्यंजनों को मिलाकर जब कोई तीसरा व्यंजन बनता है तो वो क्या हो जाता है, संयुक्त व्यंजन होता है। इनकी जो कुल संख्या होती है कितनी होती है, 4 होती है। कुल संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन सा, छ, त्र, ज्ञ और श। ठीक है। अब यहां से क्या प्रश्न किया जाता है कि जो ये छ है, ये किन किन दो व्यंजनों से मिलकर बना है, या फिर ये जो त्र है वो किन किन दो व्यंजनों से मिलकर बना है, ज्ञ किन दो व्यंजनों से मिलकर बना है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अगर इसकी बात करें और इसकी बात करें, तो अगर इसको हम लोग इसका वर्ण विच्छेद करें और इसका वर्ण विच्छेद करें तो इसमें क्या अंतर है। ठीक है। जब हम इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क धन स से मिलकर बना है, और यहां क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाले श और ये वाले स, इसमें क्या है, स्वर शामिल है, और इसमें जो है स्वर शामिल नहीं है। तो परीक्षा में दोनों तरीके से प्रश्न किया जाता है, कभी ये वाला दे देगा और कभी ये वाला दे देगा। और तब अधिकतर बच्चे करते क्या है, ये वाला मार देते हैं, ध्यान तो दिया नहीं जाता कि ये वाला श था। ठीक है। तो जब इसमें स्वर शामिल होगा तो इसका वर्ण विच्छेद इस प्रकार से होगा, इस अ को भी हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। या तो अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो श को हम लोग क्या करेंगे, पूरा पूरा लिखेंगे और इसमें अ को बाहर नहीं निकालेंगे। लेकिन जब इस ऐसे करते हैं तो चूंकि इसमें क्या है, स्वर शामिल ही नहीं है, तो इसमें क्या होगा, दोनों में, क में और श में क्या होगा, हलंत लगा होगा। ठीक है। इस प्रकार से हम लोग किसको देखते हैं, अब त्र को देखते हैं। त्र किससे किससे मिलकर बना होता है, त धन र से। और जब ये वाला हम त्र देखेंगे जिसपे हलंत नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, त धन र धन अ, या फिर त धन र। ठीक है। अगला है इसमें ज्ञ। ज्ञ किससे मिलकर बना है, ज धन इय से। और यहाँ पे जो ज्ञ देखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा ज, इय और अ। साथ ही साथ यहाँ क्या हो जाएगा, ज और इय हो जाएगा। श्र किससे मिलकर बना है, श्र जो है श और
र से मिलकर बना है। और यहाँ जो श्र हो जाएगा वो किससे मिलकर बना है? श धन र धन अ, और यहाँ क्या हो जाएगा? श धन र। ठीक है, तो यहाँ से यही प्रश्न किया जाएगा कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, या फिर ये पूछा जाएगा कि जो ये त्र है वो किन किन दो व्यंजनों से मिलकर बना है। ठीक है, तो ऑप्शन में ये भी रहेगा, ये भी रहेगा और ये भी। ठीक है, अगला क्या देखेंगे हम लोग? पांचवा है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है, इनकी जो कुल संख्या होती है वो कितनी होती है? केवल 2 होती है। कौन कौन सी? इनकी जो संख्या होती है केवल 2 होती है, वो भी कौन कौन सी? ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन होता क्या है ये भी जान लेते हैं। यानी जिन वर्णों का हम उच्चारण करें और जो हमारा मूर्धा है वो ऊपर क्या हो, जीभ जो हो मूर्धा को टच करके तुरंत नीचे आए, तो वो क्या होता है? उत्क्षिप्त व्यंजन होता है। ठीक है, यहाँ जो ये बिंदु जो यहाँ लगाया गया है, ये जो होता है हिंदी भाषा में, इसको संस्कृत भाषा में बिल्कुल भी शामिल नहीं किया जाता। यानी यहाँ से देखें तो हमें एक पॉइंट मिलता है कि अगर जिसके नीचे ये ऐसे बिंदु लगा होगा वो तत्सम शब्द बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि इसे संस्कृत में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन व्यंजनों को नवीन विकसित व्यंजन भी कहा जाता है। इन्हें नवीन विकसित व्यंजन भी कहा जाता है। और साथ ही साथ इन्हें और क्या कहा जाता है? द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी पॉइंट बताया जा रहा है सब परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है कि नवीन विकसित व्यंजन किन्हें कहा जाता है। तो ऑप्शन में हो सकता है द्विगुण व्यंजन दे दे या उत्क्षिप्त व्यंजन दे दे, दोनों में से कुछ भी दिया जा सकता है। और यहाँ से एक पॉइंट ये है कि जो ये उत्क्षिप्त व्यंजन है, यानी जिनके नीचे ये बिंदु लगा होगा, उन्हें जो है संस्कृत में शामिल बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। संस्कृत में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो व्यंजन का हम लोग का प्रकार था, पांचों व्यंजन के प्रकार, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन, हम लोगों ने क्या किया? कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग जो अगला पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? वर्ण के वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे? वर्णों का वर्गीकरण। वर्णों का वर्गीकरण। तो पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वर्णों का वर्गीकरण, वो हम लोग पढ़ेंगे कि किसके आधार पर? घोषत्व के आधार पर। और दूसरा जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्राणत्व के आधार पर। तो घोषत्व के आधार पर जो वर्ण के प्रकार होंगे वो कितने होंगे? घोषत्व के आधार पर घोषत्व के आधार पर हम लोग कितना पढ़ना है? 2 पढ़ना है। पहला क्या है? अघोष, और दूसरा क्या है? सघोष। ठीक है, तो यहाँ पे जो घोष का अर्थ होता है, क्या होता है? घोष का अर्थ ये होता है यानी कि स्वर तंत्र या स्वर यंत्र। स्वर तंत्र और स्वर यंत्र कहने का मतलब क्या है? हमारा जो श्वसन तंत्र है उसमें जब कंपन उत्पन्न होता है तो वही क्या कहलाएगा? घोष कहलाता है। यानी यहाँ हम लिख सकते हैं स्वर तंत्र में कंपन।
यानी घोष का अर्थ क्या होता है, स्वर तंत्र में कंपन। तो पहला हम लोग यहाँ से देखते हैं अघोष को। अघोष क्या होता है, यानी जिन वर्णों का उच्चारण करने पर हमारे स्वर यंत्र में कंपन नहीं उत्पन्न होगा वो क्या कहलाएगा, अघोष कहलाएगा। ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं कि जिन वर्णों मतलब व्यंजनों, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न ना हो, कंपन उत्पन्न न हो, तो वो क्या कहलाएगा, अघोष कहलाएगा। तो इसमें कौन कौन सा आएगा, जैसे हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, साथ ही साथ क्या आएंगे, तीनों श आएंगे, तीनों साथ ही साथ क्या आएंगे, तीनों श आएंगे। ठीक है, यहाँ जो पहला और दूसरा वर्ण कहने का मतलब क्या है, जैसे मैंने अभी लिखा था कि क ख ग घ अंग, और यहाँ है च छ ज झ इय। तो पहला और दूसरा वर्ण मतलब ये जो है, ठीक है, ये क्या है हम लोग का, यानी हम लोग जब ऐसे चलेंगे तो वो क्या था, हम लोग का प्रथम वर्ण था, और जब हम लोग ऐसे चलेंगे तो क्या था हम लोग का क वर्ग च वर्ग। ठीक है, तो जो ये पहला और दूसरा वर्ण होगा वो किस में शामिल किया गया है, अघोष में शामिल किया गया है, और साथ ही साथ तीनों स को किस में शामिल किया गया है, अघोष में शामिल किया गया है। तो यहाँ से अघोष को याद करने का ट्रिक एक हो जाएगा क्या, कि अघोष 12 स। ठीक है, दूसरा क्या है, सघोष। सघोष क्या होता है, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारा जो ये श्वसन तंत्र है, यानी कि जो स्वर यंत्र है उसमें कंपन उत्पन्न होगा तो वो क्या कहलाएगा, सघोष कहलाएगा। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर यंत्र में कंपन उत्पन्न हो, ठीक है। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे स्वर यंत्र में कंपन उत्पन्न होगा तो वो क्या कहलाएगा, सघोष कहलाएगा। जैसे इसमें कौन कौन सा शामिल होगा, हर वर्ग का मतलब क्या है, यहाँ से क वर्ग च वर्ग, ठीक है। हर वर्ग का जो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होगा, साथ ही साथ अंतस्थ जो व्यंजन होंगे और ह हो जाएगा, ठीक है। तो ये किस में आएगा हम लोगों का, सघोष में आएगा। तो यहां से सघोष का भी ट्रिक हम लोग थोड़ा सा बना लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, 345 अंतस्थ, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग इसके बाद जो दूसरा वर्ण के वर्गीकरण में पढ़ने वाले हैं वो क्या हो जाएगा, प्राणत्व के आधार पर। दूसरा पॉइंट क्या है, प्राणत्व के आधार पर।
प्राणत्व के आधार पर भी कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के होंगे। पहला कौन सा होगा? अल्प प्राण, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? महाप्राण। पहला होगा अल्प प्राण और दूसरा जो है वो है महाप्राण। ठीक है, तो अल्प प्राण क्या होता है? यानी ऐसे वर्ड, पहले हम यहाँ पे प्राणत्व के आधार पर यानी कि इसका अर्थ समझ लेते हैं। प्राण यानी कि यहाँ प्राण से क्या तात्पर्य है? हवा निकलने या फिर हवा या सांस से। ठीक है, प्राण से क्या तात्पर्य है? हवा या सांस से। अल्प प्राण क्या होता है? यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से अगर कम हवा निकले, अल्प का मतलब क्या होता है? कम, तो जब कम हवा निकलेगी तो क्या हो जाएगा? अल्प प्राण होगा। और जब महा मतलब अधिक एक प्रकार से, तो जब अधिक हवा निकलेगी किसी वर्ण का उच्चारण करते समय तो वो क्या कहलाएगा? महाप्राण कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण से, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, ठीक है। और महाप्राण क्या हो जाएगा? जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले। ठीक, तो अल्प प्राण में कौन कौन सा शामिल है? अल्प प्राण में हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, यानी कि जो विषम वाला है ना, पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होगा हर वर्ग का वो, और जो अंतस्थ व्यंजन होगा वो। हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन वो किस में शामिल होंगे? अल्प प्राण में। चूंकि हम लोग यहाँ व्यंजन पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम लोगों को और इसमें जो स्वर शामिल है वो भी वो हम लोग क्या करेंगे? एक अलग से चार्ट में पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग केवल व्यंजन की अभी बात कर रहे हैं, है ना। और दूसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग? महाप्राण। महाप्राण में क्या है? हर वर्ग का दूसरा और चौथा, यानी इसमें देख रहे हैं हम लोग क्या? सम संख्या वाले जो होंगे वो शामिल होंगे। ठीक है, और क्या हो जाएगा? उष्म व्यंजन हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या देखेंगे? आयोग वाह क्या होता है ना। आयोग वाह क्या होता है? यानी जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अयोग वाह कहते हैं। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ से ये है कि जो आयोग वाह है इसे स्वर तथा व्यंजन के बीच की कड़ी कहा जाता है। यहाँ से एग्जाम की दृष्टि से यानी परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि स्वर तथा व्यंजन के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? तो अयोग वाह को कहा जाता है। और अयोग वाह में कौन कौन से शामिल है? अंग, जिसे क्या कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है। और अह को क्या कहा जाता है? विसर्ग कहा जाता है, जो दोनों क्या है? अयोग वाह है। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसे अयोग वाह क्यों कहा जाता है, प्लस इसमें ये क्यों कहा गया है कि इसमें स्वर तथा व्यंजन के दोनों गुण पाए जाते हैं। चूंकि हम यहाँ देख रहे हैं ये जो अंग है, यानी कि ये जो, इसको अगर हम ऐसे अलग करके देखें और ये जो अह है,
तो यानी कि ये जो अह है ये भी अ के योग से मिलकर बना है और ये जो अंग है ये भी अ के योग से ही मिलकर बना है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, अयोगवा हो जाएगा। साथ ही साथ अगर हम इसको हम अगर क के साथ लगाए कंग और कह, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जब हम इस पे क पे क्या लगा रहे हैं, इस अंग को लगा रहे हैं, तो ये किस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है, एक स्वर की तरह काम कर रहा है। और कहाँ लगा रहे हैं तब पर भी यहाँ पे किस रूप में काम कर रहा है, स्वर की तरह ही काम कर रहा है। तो ठीक है, आयोगवाह में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या क्या हो गया कि अंग को अनुस्वार कहा जाएगा, अह को विसर्ग कहा जाएगा, स्वर तथा व्यंजन के बीच की कड़ी क्या होगी, अयोगवाह होगा। साथ ही साथ इसमें स्वर और व्यंजन के दोनों ही गुण पाए जाते हैं। ठीक है, अब जो अगला पॉइंट हम लोग का होगा वो क्या होगा, आगत ध्वनियाँ किसे कहते हैं। अब हम क्या देखेंगे, अरबी फारसी ध्वनियाँ या फिर आगत व्यंजन किसे कहा जाता है। ठीक है, तो उर्दू भाषा में कुछ शब्दों के उच्चारण के लिए हम क्या करते हैं, सही सही उच्चारण करने के लिए हमें आगत व्यंजन का प्रयोग किया जाता है। तो आगत जो व्यंजन है उसमें क्या क्या शामिल है, जैसे क, ज, च, इसी प्रकार से यानी कि क, ज, च, ह, कुछ भी जिसपे ये नुक्ता लगा होगा यानी कि जो बिंदु लगा होगा वो क्या हो जाएगा, आगत ध्वनियाँ होगा। जैसे हम अगर एग्जाम्पल देखें, जैसे जिंदगी, ये क्या है, उर्दू के शब्द है और इसका सही सही उच्चारण करने के लिए हमें इसके नीचे क्या लगाना पड़ा, नुक्ता लगाना पड़ा। ठीक है, इस बिंदु को क्या कहा जाता है, नुक्ता कहा जाता है। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं, गजल। ठीक है, तो यानी कि आगत व्यंजन क्या होता है, उर्दू के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको सही सही उच्चारण देने के लिए, उनका उच्चारण करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके नीचे एक बिंदु यानी कि नुक्ता लगाना पड़ता है। तो वही क्या कहलाती है, अरबी या फारसी ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो गया जिंदगी, गजल। ठीक है, और जैसे कि अगर देखा जाए जरा और जरा में क्या फर्क है, एक ये जरा होता है और एक होता है जरा। ठीक है, तो ये जो जरा है इसका मतलब क्या होता है, बुढ़ापा ना, बूढ़े व्यक्ति के लिए। तो ये क्या हो गया, जरा। और बोलते हैं जरा थोड़ा, मतलब जरा पानी लाओ, तो इसमें क्या होता है, ये वाले जरा का प्रयोग किया जाता है। उर्दू, ये जो है उर्दू के लिए उर्दू वाला शब्द है और ये क्या है, ये बुढ़ापा, इसका मतलब क्या होता है, बुढ़ापा। ठीक है, अब हम लोग जो अगला देखेंगे वो क्या है, अंग्रेजी ध्वनियाँ क्या होती है। अंग्रेजी ध्वनियाँ, अंग्रेजी ध्वनियाँ को क्या कहा जाता है, इसे आगत व्यंजन कहा जाता है, लेकिन इसे क्या कहा जाता है, आगत स्वर कहा जाता है। तो अंग्रेजी ध्वनियाँ क्या होता है, जैसे अंग्रेजी भाषा में कुछ शब्दों के सही सही उच्चारण के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस पे अर्धचांद, अर्धचांद का मतलब क्या है, ये जब लगा देते हैं तो वही क्या होगा, आगत स्वर हो जाएगा। ठीक है, अर्ध चांद, इसको क्या बोलेंगे, अर्ध चांद। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, जैसे अब इसे हम लोग डॉक्टर तो बोलेंगे नहीं, और इस पे जब हम इस पे ये जो आ था इस पे क्या लगाए, इस अर्ध चांद को लगाए तो ये क्या हो गया, डॉक्टर। और जैसे देखिए हम लोग कॉलेज, कॉलेज तो होगा नहीं, कॉलेज, जब हम इस पे ये अर्ध चांद लगाते हैं तो ये क्या हो जाता है, कॉलेज। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कुछ संयुक्त अक्षर पढ़ेंगे। ठीक है, तो हिंदी में जो संयुक्त अक्षर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला है संयुक्त ध्वनि, दूसरा है संपृक्त ध्वनि,
और तीसरा क्या है, युग्मक या द्वित्व ध्वनियां। ठीक है, तो संयुक्त ध्वनि क्या होता है, यानी कि जब भी कोई संयुक्त अक्षर कहने का मतलब क्या है, एक आधा अक्षर होना चाहिए और एक पूरा अक्षर होना चाहिए। जब कोई संयुक्त अक्षर शब्द के पहले आ जाए या फिर शब्द के बाद में आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, संयुक्त ध्वनि कहलाएगा। जैसे हम अगर एग्जाम्पल के माध्यम से समझे, जैसे अगर देखें स्वजन, ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले ले अच्छा। तो अब ये देखते हैं एक आधा और एक पूरा, यहाँ क्या है, संयुक्त अक्षर का मतलब क्या है, एक आधा अक्षर होना चाहिए और एक पूरा अक्षर। और मैंने बोला कि संयुक्त जो ध्वनि होगा या तो शब्द के पहले आएगा या तो शब्द के बाद में आएगा। तो शब्द के पहले आया और यहाँ क्या आया, शब्द के बाद में, तो ऐसी जो ध्वनियाँ होंगी वो क्या हो जाएंगी, संयुक्त ध्वनि हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जब संयुक्त अक्षर शब्द के पहले या बाद में आए, ठीक है। दूसरा क्या है, संपृक्त ध्वनि क्या होता है, तो जब संयुक्त अक्षर शब्द के बीच में आएगा तो वो क्या कहलाएगा, संपृक्त ध्वनि कहलाएगा। यानी हम यहाँ शॉर्ट में लिख लेते हैं, जब संयुक्त अक्षर शब्द के बीच में आए, शब्द के बीच में आए कहने का मतलब क्या है, जैसे हम देखें, जैसे मान लीजिए हो गया क्या, अंबर। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक आधा है और एक पूरा है, और ये क्या है, पूरे शब्द के बीच में आया है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा संपृक्त ध्वनि हो जाएगा। जैसे एक देखते हैं चंबल, तो ये भी क्या है, संयुक्त अक्षर, यानी इस शब्द के बीच में आया है तो ये क्या हो जाएगा, संपृक्त ध्वनि होगा। ठीक है, अब देखते हैं युग्मक या द्वित्व ध्वनियाँ क्या होती है। जब कोई संयुक्त अक्षर, यानी जब एक ही ध्वनि, एक ही वर्ण द्वित्व रूप में आए, यानी कि एक आधा और एक पूरा जो अक्षर होगा एक ही ध्वनि होगी। कहने का मतलब क्या है, एक ही ध्वनि से, जैसे अगर आधा ल है तो एक पूरा ल, यानी ल, ये क्या हो गया, एक ही ध्वनि। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं कि जब एक ही ध्वनि मतलब क्या है, वर्ण। ठीक है, जब एक ही ध्वनि द्वित्व रूप में आए, द्वित्व रूप में आए तो वो क्या हो जाएगा, युग्मक ध्वनि हो जाएगा। जैसे हम क्या देखते हैं, दिल्ली में क्या है, एक ही जो ध्वनि है, यानी एक ही वर्ण एक आधा और एक पूरे रूप में आया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, द्वित्व ध्वनि हो जाएगा। दिल्ली के बाद जैसे हम लोग देख लेते हैं बिल्ली, तो बिल्ली में भी क्या है, ये जो ल है एक आधा आया है और क्या है, पूरा, और एक ही ध्वनि है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, द्वित्व ध्वनि होगा। तो जो व्यंजन टॉपिक था वो हम लोग का यहीं पे कंप्लीट होता है। लेकिन हम लोगों ने अभी तक जो उच्चारण स्थान था वो क्या पढ़ा, सबका अलग अलग करके पढ़ा। लेकिन अब यहाँ एक चार्ट के माध्यम से हम लोग देखते हैं सबका उच्चारण स्थान। ठीक है, जिसको इसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले ले और जिसको लिखना है वो नोट कर सकता है। ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने क्या देखा, जो स्वर में देखा जाए तो अ और आ का जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ से होगा, कंठ से होगा।
और फिर उसके बाद तालव्य ई का कहाँ से होगा, तालव्य में, और री का मूर्धन्य से, और री का दंत से, उ का ओष्ठ से, ए का कंठ और तालव्य से। ये सब मैंने पिछले वीडियो में जो पढ़ाया था कल स्वर टॉपिक को, उसमें बताया है कि जो ये ए है इसका कंठ और तालव्य से, मतलब कंठ और तालु से किस प्रकार से उच्चारण होता है। ठीक है, तो जिन लोगों ने पिछली वीडियो को न देखा है वो जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं जो ओ का उच्चारण स्थान है वो क्या है, कंठोष्ठ है। ठीक है, तो इसे हम एक क्रम की तरीके से याद कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अ आ ई री उ ए सब क्या है, क्रम से आया है। तो इस क्रम को अगर याद कर लिया जाए तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। बस हमको याद क्या करना है, कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत्य, कंठ तालव्य और कंठोष्ठ। ठीक है, फिर उसी प्रकार से हम लोग फिर देख रहे हैं लाइन से क्या आया है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। यानी कि बस इसको अगर क्रम से हम याद कर ले तो ये आसानी से लर्न किया जा सकता है। फिर उसके बाद हमें ये पता ही है कि ये हमारा कौन सा श है, तालव्य श है, और ये वाला कौन सा श है, मूर्धन्य श है, और ये वाला जो श है वो दंत्य श है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग सघोष, अघोष, अल्प प्राण और महाप्राण को हम लोगों ने पढ़ा। तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया, केवल व्यंजन को बताया था, साथ ही साथ किसमें स्वर शामिल है, किसमें स्वर नहीं शामिल है, इस चार्ट में मैंने लिख दिया है। ठीक है, जैसे अल्प प्राण में अगर देखा जाए तो अल्प प्राण में सभी स्वर को शामिल किया गया है, लेकिन महाप्राण में सभी स्वर को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए सघोष अघोष में तो जो पहला और दूसरा वर्ण होगा वो शघोष में शामिल किया गया है, और तीनों स। और अघोष में प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, साथ ही जो अंतस्थ व्यंजन है वो किस में शामिल किया गया है, अघोष में। साथ ही साथ यहाँ भी लिख लीजिएगा कि जो सभी स्वर है वो क्या होते हैं, सघोष होते हैं। ठीक है, सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं। और यहाँ पे देखिए जो सभी स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। तो व्यंजन टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में संधि टॉपिक के साथ। साथ ही इस टॉपिक से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट होगा उसको भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगी।